हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने आईएससी मैथ्स के पार्ट सी का एक चैप्टर है। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। उससे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि आईएससी में तीन पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए कंपलसरी होता है साइंस और कॉमर्स के लिए, और बी एस सी में चॉइस होता है। साइंस स्टूडेंट जो है वो भी पार्ट सी का एग्जाम दे सकते हैं, वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्योंकि पार्ट सी थोड़ा इजी होता है, तो मैं इस पे जो है एक लेकर के आया हूँ वीडियो। ये वन साइड वीडियो है, मतलब वन शॉट में आपको पूरा जो चैप्टर है वो मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, बेसिक भी डिस्कस कर दूंगा, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा, ताकि अगर कोई एक बार इस वीडियो को अच्छा से देख लेता है तो उसको पार्ट सी में ये वाला पार्ट जो एओडी वाला पार्ट है उसका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और ये जो चैप्टर है इसमें कॉमर्शियल टर्म्स और इकोनॉमिक्स टर्म्स यूज किया गया है। तो लगता है कि ये पार्ट सी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, उन लोग के लिए अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप आराम से बना सकते हो, साइंस स्टूडेंट भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके लिए घबराने का नहीं है कि ये कैलकुलस जो है कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए है तो हम लोग के लिए शायद दिक्कत हो। ऐसा कुछ नहीं है, साइंस स्टूडेंट भी उसको आराम से बना सकता है। हाँ, इसमें समझना ये है कि ये जो एप्लीकेशन कैलकुलस है, जो एओडी है, ये दो पार्ट में है। ठीक है, इसमें एक पार्ट जो है, पहला पार्ट जो है वो सिर्फ कॉमर्शियल टर्म से रिलेटेड है, उस पर बेस पार्ट है। और एक पार्ट टू जो है, ठीक है, उसमें आपका जो है आ जाएगा कैलकुलस, मतलब कैलकुलस में आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस। और मोस्टली सारे क्वेश्चन डेरिवेटिव से, इंटीग्रेशन से क्वेश्चंस कम है। जनरली एग्जाम में आते भी नहीं वहां से, एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन डेरिवेटिव बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे बनाया जाता है। तो पहले कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या टर्म है इसमें। ठीक है, तो भी हम लोग समझ में आएगा कैसे करना है। चलिए, तो देखिए जो इम्पोर्टेंट टर्म क्या क्या है इसमें। सबसे पहले जो आता है इसमें, इसमें आता है आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो सामान, जो कंपनी, जैसे मान लो कंपनी है, वो कंपनी जो सामान को बना रही है, उसको बनाने में वो जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, वो सारे जो उसके इन्वेस्टमेंट होंगे, वो सारे इन्वेस्टमेंट उनका कॉस्ट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब उस कॉस्ट फंक्शन में अब चाहिए जी लोन लिया हो तो लोन के रूप में वो इंटरेस्ट दे रहा हो, या जो प्रीमिसेस है, जो जगह उसके पास है, उसका वो रेंट दे रहा हो, या फिर जो उसके पास एम्प्लॉयज हैं उनको वेज या सैलरी दे रहा हो, ये सारे के सारे जो है उसके कंपनी का इन्वेस्टमेंट होगा, जिसको हम लोग कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, है ना। एक भाग जो है फिक्स कॉस्ट है और एक भाग जो है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसको बोलते हैं, ऐसे कॉस्ट जो कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, जो प्रोडक्शन करने के लिए समय, वो उससे रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि आपका इंटरेस्ट हो गया, अब प्रोडक्शन हो या ना हो, लोन जो आप लिए हैं वो तो आपको देना ही है, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो आपको देना ही है। प्रोडक्शन हो या ना हो, जो रेंट है उस जगह का वो तो आपको देना ही है। तो ऐसे चीज जो है ये सारे फिक्स कॉस्ट कहलाते हैं, मतलब आपको ये देना ही देना है, ये फिक्स कॉस्ट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में ऐसी चीजें। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो वैरी करता है रॉ मटेरियल के लिए। कैजुअल लेबर, जो टेम्पोररी लेबर आपके पास है,
उनके लिए। अब रॉ मटेरियल का मतलब कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एक मोबाइल बनाना चाहते हो, ठीक है, तो मोबाइल बनाने के लिए आपको उसके जो है मटेरियल जरूरत पड़ेंगे, चिप्स जरूरत पड़ेगा, उसका उसका कवर जरूरत पड़ेगा, उसका सारा पार्ट जरूरत पड़ेगा। आप अगर 100 मोबाइल बनाओगे और 1000 मोबाइल बनाओगे तो रॉ मटेरियल डिफरेंट पड़ेगा ही, क्योंकि जो आपको रिक्वायरमेंट है आगे पीछे होगा, कम बेसी ज़्यादा हो जाएगा आपका, तो वो कॉस्ट का वेरी करेगा। प्लस क्या वेरी करेगा, जो रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो, ठीक है, मान लो एक ही आपने एक बार मंगवाया तो उसमें कुछ कॉस्ट पड़ा, लेकिन अगर आपने उसको 2 बार मंगवा लिया या आपने 3 बार मंगवा लिया तो तीनों बार आपको देना पड़ेगा। यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज होगा वो भी हमेशा आगे पीछे होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। तो दो तरह के कॉस्ट आपके आएंगे, एक आएगा फिक्स कॉस्ट और एक आएगा वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा यहाँ पर जो एक चीज हम लोग को और पढ़ना है, वो पढ़ना है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट का मतलब ये होता है जो सामान हम लोगों ने बनाया, मान लीजिए हम लोगों ने एक्स आइटम बनाया, एक्स आइटम बनाने के लिए मुझे 500 रुपया खर्च होता है, ठीक है, ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट खर्चा होता है। तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हो जाएगा, मेरा एवरेज कॉस्ट जो है वो हो जाएगा 500 बाय एक्स। देखो जब आप बुक पढ़ोगे ना तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग एफ सी से नोट करते हैं, कॉस्ट फंक्शन को हम लोग सी एक्स या फिर सी से डिफाइन करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग पी सी से डिफाइन करते हैं, एवरेज को हम लोग ए से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये सारा जो है वैल्यू आता है। तो अगर आपको बोले कॉस्ट फंक्शन बोलोगे तो कॉस्ट फंक्शन कैसे लिखोगे, कॉस्ट फंक्शन में दो पार्ट होता है, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है आपका फिक्स कॉस्ट। तो उसको ऐसे लिखेंगे, सी एक्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग के जो कुछ और टर्म्स आएंगे उसमें आएगा आपका डिमांड फंक्शन। देखिए ये डिमांड फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड ऑफ द कम्युनिटी डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिस पे कि ये डिपेंड करता है। जैसे प्राइस ऑफ द कम्युनिटी, प्राइस क्या है, देखिए एक आदमी मार्केट में जाता है, कुछ कैसे कस्टमर होंगे, खरीदने जाएगा, वो पहले पूछेगा दाम कितना है, ठीक है, दाम कितना है भाई, अगर आप बोला कि दाम भाई इतना है तो नहीं बहुत महंगा नहीं लेंगे। तो उसका जो सोच है वो क्या है, वो प्राइस पे डिपेंड करता है, वो प्राइस देखता है। खास करके मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ये सबसे पहले सामान का दाम देखते हैं कि वेदर ये एफोर्डेबल है कि नहीं, मेरे लायक है कि नहीं। वो कभी भी शोरूम में जाके नहीं खरीदेंगे सामान, बोलेंगे शोरूम में बहुत महंगा होता है। वो जो छोटा मोटा जो नॉर्मल दुकान होता है वहाँ जाकर खरीदते हैं ताकि उसका दाम उसको सही मिल पाए। उनको लगता है कि अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अभी वंदे मातरम ट्रेन चालू हो गया, ठीक है, और उसका टिकट जो है हाई है। अब सारे लोग का बीच में एक ही बात हो रहा है, वंदे मातरम बहुत महंगा है, वंदे मातरम बहुत महंगा है। अरे भाई वंदे मातरम महंगा क्या है, जिसको जाना है जाए, मत जाए। आप कितना जाते हो, जाते नहीं मत जाओ, आपके लिए तो है। कलकत्ता जाने के लिए 5 ट्रेन है, इस्पात है, स्टील है कि नहीं, कोई जरूरी तो वंदे मातरम में जाए, लेकिन नहीं, सब हल्ला कर रहा है वंदे मातरम बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो होता है इस पे डिपेंड करता है लोग उसको कैसे डिमांड करते हैं, ठीक, पहला हो गया। दूसरा जो है कंज्यूमर का इनकम। अब आपका इनकम अगर उस लायक नहीं है, जैसे आप मान लीजिए कि मेरे पास अपना गाड़ी में मैं वैगनआर खरीद के रखा हूँ, तो मुझे अगर कोई बोले कि मर्सिडीज खरीद लो, मैं नहीं खरीद सकता। या कोई मुझे बोले कि अभी अभी मेरे पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए, हाँ हो सकता है फ्यूचर में खरीद लूँ, लेकिन अभी नहीं खरीद सकता। तो कंज्यूमर का जो इनकम होता है इस पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या चीज को लेगा, ठीक है।
इसके बाद क्या है, इसके बाद एक आता है कि जो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट क्या। अब कुछ लोगों का टेस्ट होता है थोड़ा सा महंगा चीज खरीदना हो या थोड़ा सा कलरफुल होना चाहिए, जो अपना जो टेस्ट होता है लोगों का चॉइस होता है। अब आप जाओगे तो किसी को नमकीन पसंद है, किसी को मीठा पसंद है कि नहीं। अब दुकान में जाओगे, कोई बोलेगा हम मटन खाएंगे, कोई नॉनवेज खाएगा, कोई वेज खाएगा। तो आदमी का अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना सोच होता है, उसके हिसाब से उसका टेस्ट भी डिपेंड करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज हैं। जैसे कि आप मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल की बात करें तो आपका जो, हम मोबाइल खरीदने जाएंगे तो हम पहले ये देखेंगे कि मोबाइल की मेरा जो फीचर है, सेम फीचर का मेरे को और कौन कौन सा ब्रांड में आ रहा है, और जो ब्रांड में आ रहा है उसमें सस्ता कौन है और ड्यूरेबल कौन है, किसका गारंटी ज़्यादा है, और उसके बाद हम उसको लेंगे। तो ऐसे कोई भी जो डिमांड होता है, वो डिमांड डिपेंड करता है बहुत सारे अदर चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सा चीज़ है। लेकिन लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं मैथ्स में, यहाँ पर हम लोग सारे चीज़ को दरकिनार कर देते हैं। उतना सारी चीज से हमको मतलब नहीं है। सिर्फ हम लोग क्या चीज मतलब है, प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट, कितना यूनिट हम लोगों का प्राइस एक का दाम है, वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल पी। और एक्स जो है नंबर ऑफ यूनिट्स, कितना हमने बनाया, नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हमने बनाया, इस पे बस ये दो चीज पे हमारा डिपेंड करता है हम लोग का। ठीक है, तो इक्वेशन या तो ऐसा लिखा हो x इज इक्वल टू 70 + 3p, इस फॉर्मेट में लिखा हो, या p इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में लिखा हो। ये दोनों ही फॉर्म चलेगा डिमांड फंक्शन में। तो जब क्वेश्चन पढ़ोगे देख लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। जो स्मॉल p जो है प्राइस पर यूनिट है, और x जो है नंबर ऑफ यूनिट है। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हम लोग का रेवेन्यू फंक्शन। रेवेन्यू क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सामान आप बनाओगे तो बना क्या करना है, बेचना है उसको। जब हम बेचते हैं ना, तो उसमें जो पैसा आता है हम लोग को, वो रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, तो रेवेन्यू को हम लोग आर लिखते हैं या फिर आर एक्स लिखते हैं। अब वो होता क्या है, आर एक्स क्या होता है, आर एक्स जो होता है, रेवेन्यू जो होता है, वो होता है पी इंटू एक्स, यानी कितना आइटम मेरे पास है और उसका दाम कितना है। मान लीजिए कि मेरे पास 10 आइटम है और एक का दाम 50 रुपया है, तो 50 × 10 कितना हो गया, 500। ये मेरा रेवेन्यू हो गया। जो पैसा हमने बेचा, जो मुझे मिला, वो मेरा रेवेन्यू हो गया। ठीक है, अब रेवेन्यू होने के बाद क्या होगा, रेवेन्यू होने के बाद हम लोग चेक करते हैं, बिजनेस क्यों करते हैं हम लोग, हमेशा प्रॉफिट के लिए करते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, तो प्रॉफिट फंक्शन होता है पी एक्स आर एक्स माइनस सी एक्स, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। इससे हम लोग क्या निकालते हैं, इससे हम लोग प्रॉफिट फंक्शन निकालते हैं कि हमको प्रॉफिट कितना होगा। क्योंकि आर एक्स जो है वो हमेशा कॉस्ट से ज़्यादा होता है। अगर आर एक्स कॉस्ट से ज़्यादा है तो हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। अगर आर एक्स कम है तो हम लोग को लॉस हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब आपका आर एक्स जो है, ठीक है, आपका जो आर एक्स है वो जब कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी कि ऐसा कंडीशन जहां पर हमको नो प्रॉफिट, नो लॉस, ना तो हमको कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो हमको कोई लॉस हो रहा है, ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसको हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग उसको बोलते हैं जहां हमको प्रॉफिट भी नहीं है, जहां हमको लॉस भी नहीं। देखिए, ये जो कंडीशन है आपका, ये वाला आर एक्स इज टू सी एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरा कि ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। या इसको हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या है, जीरो है। अगर प्रॉफिट मेरा जीरो है तो हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस कहते हैं, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। अब इसी पॉइंट में हमको निकालना पड़ता है कि ब्रेक इवन पॉइंट में मेरा एक्स नंबर ऑफ यूनिट कितना है, कितना यूनिट हम बेचेंगे
ताकि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर मैन्युफैक्चरिंग ए सर्टेन आइटम ऑफ द फिक्स इज रुपीज 6500 एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच यूनिट इज 15। तो ए, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, बी, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 80 आइटम्स एंड फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। ये मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट जो है वो ये दिया हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाने के लिए हर एक यूनिट के लिए मेरा कितना रुपया 15 खर्चा होता है। कितना यूनिट बनाया आपने, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, है ना, इसको मान लेते हैं कि मेरा एक्स यूनिट हमने बनाया, तो कितना रुपया खर्चा, 15 खर्चा हुआ है। तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ एक्स यूनिट, है ना, कितना हुआ मेरा 15x होगा। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होगा, कॉस्ट फंक्शन को लिखेंगे हम लोग सी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट हो गया मेरा 15x और फिक्स कॉस्ट देखो यहाँ पर दिया हुआ है मेरा 6500, तो ये मेरा फिक्स कॉस्ट 6500 है। तो ये मेरा हो गया कॉस्ट फंक्शन, ये मेरा हो गया कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, सेकंड में क्या बोला है, फाइंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 80 आइटम्स। अगर हम लोग 80 आइटम बनाते हैं तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सीधा क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को लिखना है 80। अगर x मेरा 80 होता तो क्या होगा 15 इंटू 80 प्लस 6500, तो 15 अट्ठे 120 होता है, यानी 1200 प्लस 6500, 1200 का मतलब हो गया 2 जीरो यहाँ हो गया 7,700 टोटल हमको 800 यूनिट बनाने के लिए खर्च पड़ेगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 400 आइटम। अगर 400 आइटम हम बनाते हैं तो मेरा एवरेज कॉस्ट क्या होगा। तो पहले हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, कितना आएगा, पहले हम लोग कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट में 400 आइटम का कॉस्ट क्या आ रहा है, 400 आइटम का कॉस्ट कितना आता है, 400 आइटम के लिए कॉस्ट कितना, तो कॉस्ट फंक्शन मेरा कितना है, कॉस्ट फंक्शन कितना है मेरा, कॉस्ट फंक्शन जो है वो है मेरा 15x प्लस ये है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 400 आइटम बनाए तो कितना आएगा, 400 आइटम को हो गया 15 गुना 400 प्लस 6500, तो 15 चौक 60, तो ये हो गया 6000 और ये हो गया 65, तो ये हो गया 1200, 12500 12500 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज हो जाएगा 12500 डिवाइडेड बाय 400, तो इसको हम लोग लेंगे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 400 डिवाइड बाय 400, तो ये 12030 बाय 400, ये तो कट गया, यानी कि 125 बाई 4, तो 4 दिया 12 कट गया 5, 4 1 जा 4 1.0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20, तो मेरा पास आ गया 31 रुपया 25 पैसा। ये हो गया मेरा प्रोड्यूसिंग 400 आइटम्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे का बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है सिंपल कॉमर्शियल बिल्स है।
ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 2, fixed cost of the new product is 18,000 and variable cost is 550. If the demand function is 4,000 minus 50, find the break even point. अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को यहाँ पर 18,000 मेरा जो है वो दिया है फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट जो है 550 दिया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, वेरिएबल कॉस्ट इज 550 पर आइटम, ठीक है, पर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, पर यूनिट है ना, तो पर यूनिट जो है वो 550 है। तो लेट जो है नंबर यूनिट जो है, लेट नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, इसको हम लोग कर लेते हैं x। तो कॉस्ट ऑफ 550 का कितना होगा, तो इसको सीधा हम लोग क्या करेंगे 550 x कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों का यहाँ पर जो है कॉस्ट फंक्शन जो है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितने आए, वेरिएबल कॉस्ट आ गए मेरा 550x, और फिक्स कॉस्ट कितने आ गए मेरा 18,000, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, P मेरा दिया हुआ है, px मतलब P दिया हुआ है ना, px का मतलब p, x मल्टीप्लाई नहीं है, याद रखना, px का मतलब P दिया हुआ है, P दिया हुआ है कितना 4,000 प्लस, सॉरी 4,000 माइनस 150x। तो रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू कैसे निकालोगे, तो Rx जो होता है वो होता है P इंटू एक्स। तो P का वैल्यू दिया हुआ है आपका 4,000 माइनस 150x, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप x को, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगा 4,000x माइनस 150x स्क्वायर, ये आपका आ गया रेवेन्यू, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि Rx जो है वो Cx के बराबर होना चाहिए, Rx जो है वो Cx के बराबर, Cx मेरा Rx बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बोलते हैं कि Rx और Cx आपस में इक्वल होना चाहिए। तो मेरा जो है एज पर द रूल ब्रेक इवन पॉइंट के लिए Rx है ना, Rx इज इक्वल टू Cx। तो Rx कितना आया, Rx मेरा ये वैल्यू आया, Rx आया मेरा 4,000x माइनस 150x स्क्वायर, है ना, और Cx कितना आया, Cx आया मेरा 550x प्लस 18,000। तो अब ये इक्वेशन को हमको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है कि x की कौन सा वैल्यू के लिए मेरा जो है नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको सारे नंबर को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है। तो यहाँ पर यह याद रखिएगा कि यहाँ पर ये 150, ये 150 एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर यह याद रखिएगा कि ये 150 जो है ये नेगेटिव में है, ठीक है, ये वाला पार्ट नेगेटिव में है। तो इसको आप उधर लेके जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, कोशिश ये करना है। तो उधर लेके चल जाओगे तो आ जाएगा मेरा 150 एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर 5,550 एक्स तो पहले से ही था, माइनस 4,000 हो गया एक्स, और प्लस 18,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 150 एक्स स्क्वायर प्लस, इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो तो 5,000 3,000 3450 हो जाएगा, नहीं चलो 3450 एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 400 बड़ा है तो ये माइनस हो जाएगा,
अब प्लस 18,000, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब हम लोग क्या करना है, इसमें से कॉमन नंबर निकालते देखो, ठीक है। कॉमन नंबर निकाल देने का है, तो आपको क्या करना है, अब सिंपली आप जो है 150 से चेक करो कि डिवाइड होता है कि नहीं। 3450 डिवाइडेड बाय 3450 डिवाइडेड बाय 150, तो आ रहा है आपका 23। तो यहाँ पर आप लिख दो 23x, और ये 18,000 डिवाइड बाय 150, 120 आ रहा है, ये आ रहा है 120, ठीक है। और ये वाला आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 150 से हमने सबको डिवाइड कर दिया। अब 150 का ब्रेकअप करोगे तो 15 8 120 होता है, 15 8, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 120 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो x माइनस 15 माइनस 8 कॉमन, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 15 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 15 अगर आपका 0 है तो x का वैल्यू होगा 15, ठीक है। ये वाला वैल्यू जो है आपका 15 होगा, है ना। और यहाँ पर आपका x माइनस 8 अगर 0 है तो x का वैल्यू होगा 8। तो इस तरह से हम लोग जो है ये वाला सॉल्व करते हैं। x का 2 वैल्यू आता है, यहाँ पर बोला है ब्रेक इवन पॉइंट, तो 2 पॉइंट मेरा आएगा, एक 15 आएगा और एक 8 आएगा। सिंपल आपको ये करना था, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, एक कंपनी जो है कुछ बनाती है, कम्युनिटी बना रही है, और उसका जो कॉस्ट है वो है, फिक्स कॉस्ट जो है वो 24,000 है। द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेट टू बी 25% ऑफ टोटल रिकवर ऑन सेलिंग, मतलब रेवेन्यू जो रिकवर आपकी है, सेलिंग में जो रिकवर की है, यानी कि अपने रेवेन्यू का 25% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 8% पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट, यानी कि 8 रुपया पर यूनिट आप बेचते हो, सेलिंग द प्रोडक्ट, सेल करते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो है अब जाओ और रेवेन्यू निकालो कि रेवेन्यू मेरा कितना है ना, आर एक्स मेरा कितना है। तो आर एक्स मेरा कितना है, तो ये जो है ये है 8 रुपया करके आप बेच रहे हो। कितना बेच रहे हो, लेट जो है आपका नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, है ना, जो आपने बनाया है वो कितना है, एक्स, ठीक है। तो आर एक्स कितना होगा, आर एक्स क्या लिखोगे, तो आर एक्स को आप लिखोगे, आर एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटू एक्स, है ना। तो P प्राइस कितना है, P इंटू एक्स, प्राइस कितना है 8x, ये रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बोला है कि रेवेन्यू का 25% जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू 25% ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब आर एक्स है कि, तो यानी कि 25/100 इंटू 8x, तो 25 से 4 से 2, यानी कि 2x। ये आपका 2x जो है ये आपका आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो कॉस्ट फंक्शन क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट फंक्शन लिखेंगे हम लोग
वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना आया है, वेरिएबल कॉस्ट आया है मेरा 2x और फिक्स कॉस्ट दिया है 24,000। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बोला था फाइंड द कॉस्ट फंक्शन नंबर 1। तो कॉस्ट फंक्शन जो है यहाँ पर आप लिख दो नंबर 1 कॉस्ट फंक्शन। सेकंड में लिख दो रेवेन्यू फंक्शन, रेवेन्यू मतलब RX। RX कितना निकाला हम लोगों ने, निकाला था 8x, यहाँ पर लिख दो 8x। और तीसरा पॉइंट था ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि RX इज इक्वल टू CX, ये होता है। तो RX मेरा कितना था 8x और CX कितना था, CX था आपका 2x प्लस 24,000, है ना। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, 8x माइनस 2x इज इक्वल टू 24,000, यानी कि 6x का वैल्यू कितना आ गया 24,000, है ना। तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 24,000 बाय 6, 624, यानी कि 4,000 आइटम जो है अगर आप बेच देते हो तो आपका जो है नो प्रॉफिट नो लॉस वाले कंडीशन में आप आ जाओगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया ना, वेरी गुड। क्योंकि आपको समझना है कि क्या वैल्यूज है, कैसे बनता है। ठीक है। तो इसमें आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, कहीं दिक्कत है तो फिर से मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। The manufacturing cost of an item consists of 6,000 as the overhead, material cost is 5 per unit and labor cost is x square by 60 for x unit। x यूनिट आइटम बनाते हो, इसमें 6,000 जो ओवर कॉस्ट है और कॉस्ट रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट का 5 रुपया खर्चा हो रहा है लेबर कॉस्ट। ठीक है। तो अभी आपको सबसे पहले लिखना है कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन में आपको लिखना है वेरिएबल कॉस्ट और साथ में लिखना है यहाँ पर फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर देखो आपका जो है 6,000 रुपया जो है वो आपका ओवरहेड खर्च हो रहा है, यानी खर्चा हो रहा है, यानी कि ये मेरा 6,000 जो है ये मेरा फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। अब इसमें से 5 रुपया पर यूनिट का, यानी कि आपका क्या खर्चा हुआ वो मटेरियल के लिए, तो 5 रुपया पर यूनिट यानी कि 5x हो गया। और साथ में यह दिया हुआ लेबर कॉस्ट जो है x स्क्वायर बाय 60 है, यानी कि लेबर कॉस्ट जो है वो कितना है x स्क्वायर बाय 60 है। तो ये जो वैल्यूज आए ना, ये जो वैल्यूज आए ये वाला, ये दोनों जो है मेरा क्या है वेरिएबल कॉस्ट, और ये 6,000 जो है ये मेरा क्या है फिक्स कॉस्ट, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि फाइंड हाउ मेनी यूनिट मस्ट बी प्रोड्यूस सो दैट द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब कितना यूनिट बनाएंगे ताकि एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो। अब जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा, क्या आएगा मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, या फिर क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है आ गया किस पे बेस हो गया, अब आ गया ये डेरिवेटिव पे बेस हो गया। और हम लोगों का पार्ट ए में एक चैप्टर था जिसका नाम था मैक्सिमा मिनिमा। तो ये मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर से बेस है। तो क्या चीज है बेसिस में, तो हम लोग का कंडीशन ये था कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, इसको तो हम लोग जीरो मानते हैं, और डबल डेरिवेटिव जो होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इस केस में ये मिनिमम होता है। और फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स तो हम लोग का जीरो है, लेकिन सेकेंड डेरिवेटिव अगर हम लोग का
लेस देन 0 आए तो इसको हम लोग मैक्सिमम मान, ये दो कंडीशन था मैक्सिमम का। तो यहाँ पर ये बोल रहा है मिनिमम है, ये वाला मिनिमम। मिनिमम है तो मतलब ये कंडीशन आना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव जो है 0 और सेकंड डेरिवेटिव जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, तो ये मिनिमम कंडीशन आता है। ठीक है, तो इसको बेस करके हम लोग बनाएंगे क्वेश्चंस। क्लियर ये पार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं वापस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन पूछ रहा था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि हम लोग वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट फंक्शन निकल चुका है, हम लोग सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है बताओ? वेरिएबल कॉस्ट जो होता है टोटल कॉस्ट का जितना हुआ उसमें से डिवाइडेड बाय एक्स कर दे तो वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन मेरा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट जो है, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा सी एक्स बाई एक्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? 5 के साथ को एक्स को डिवाइड करेंगे, है ना। एक्स स्क्वायर बाय 60 है, यहाँ भी एक्स डिवाइड होगा, और 6000 है, यहाँ भी एक्स डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये वाला एक्स कट जाएगा, यहाँ पर एक और कट जाएगा। तो ले दे करके मेरे पास आएंगे क्या? ले दे के मेरे पास आएंगे 5, फिर आएगा मेरा एक्स बाय 60, और फिर आएगा मेरा 6000 बाय एक्स। ये वैल्यूज मेरे आएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, इसको लेकर के हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे हम लोग? सिंपल लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एवरेज कॉस्ट, और डिफरेंस देखेंगे 5 का डिफरेंस क्या होगा? 5 का क्या होगा? कॉन्स्टेंट है, ये तो हो गया 0। एक्स बाय 60 है, तो इसको ऐसे करते हैं 1 बाय 60 लिख देते हैं, और एक्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक्स का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और ये 6000 को हम लोग ऐसे रख देते हैं, और 1 बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब डिफरेंशिएट आप करते हो, जैसे 1 बाई एक्स को करते हो, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो क्या आने वाला है? तो सिंपल है, आप एक्स को ऊपर लेके जाओ, एक्स टू द पावर -1 हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे? -1 एक्स टू द पावर -1 ये कितना हो गया? -2 हो गया, है ना। ये माइनस है तो क्या लिखोगे? -x, है ना, का पावर -2 ऐसे लिखा हुआ। तो ये 2 को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या लिखेंगे? सीधा हम लिखेंगे -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कैसे होता तो याद कर लो कि 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हमेशा -1 बाय एक्स स्क्वायर ही होता है। ये आप याद करो, एकदम याद करो, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग का यार पार्ट मिल गया है ना। तो हम लोग आ जाते हैं। तो अभी पहला पार्ट में क्या था? फर्स्ट पार्ट को 0 करते थे, तो अगर ये टर्म को हम लोग 0 कर दिए तो हम लोग क्या बोलेंगे? 1 बाय 60 इज इक्वल टू 6000 बाय एक्स स्क्वायर। 6000 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो अभी हम लोग का एक्स स्क्वायर क्या आएगा? व्हाट इज एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 6000 इंटू 60, ये हो गया 36, और यहाँ पर आएगा 1 2 4। तो x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा 36 अंडर रूट, ये हो गया 6,
जीरो जीरो यानी 600। तो x का वैल्यू आएगा 600। तो 600 यूनिट अगर बन जाएगा वो, तो मेरा जो है एवरेज कॉस्ट जो है मिनिमम होगा। लेकिन ये बात सही है गलत, ये चेक करने के लिए हम लोग जो फर्स्ट डेरिवेटिव किए थे उसको दोबारा से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो कौन सा पार्ट डिफरेंशिएट होगा फिर से एक बार, वो वाला पार्ट जो है यहाँ पर देख लो, ये जो पार्ट आपका आया था, ये वाला पार्ट, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलिए आते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं क्या आता है इसको, क्योंकि दो बार नहीं करके कैसे मालूंगा ये मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम करने के लिए करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव में हम लोग उसको निकालते हैं। चलिए डबल डेरिवेटिव करते हैं ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, डी स्क्वायर ए सी बाय डी एक्स स्क्वायर इजिकल। यहाँ पर देखो, जीरो तो छोड़ दो, 1/60 का कितना आ गया, जीरो। ये प्लस था नहीं, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर 6000 था। ये एक्स टू द पावर -2 पर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -2 एक्स टू द पावर -2 -1। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस मिला के क्या होगा, प्लस हो गया। तो यहाँ पर 6 दूनी 12,000 रुपये हो गया, 12,000। और ये जो है ये नीचे में एक्स आ जाएगा, एक्स टू द पावर 3, है कि नहीं। तो एक्स कितना था मेरा, 12,000, और नीचे में एक्स कितना था, 600। तो 600 गुना 600 गुना 600, तो ये तो 1 2 3 यहाँ कट गया, 1 2 3 कट गया, 6 दूनी 12, 2 से 3। तो ऊपर में आया 1, नीचे में आया 6 18,000। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू मेरा ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉजिटिव है। ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज मिनिमम, इट इज मिनिमम। तो क्वेश्चन में पूछा था कि मिनिमम क्या हो, तो ये मिनिमम, मतलब एक्स अगर 600 होगा तो वो मेरा मिनिमम होगा। ठीक है, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द कंपनी गिवन बाय दिस, फाइंड द लेवल ऑफ आउटपुट फॉर विच एमसी इक्वल टू एसी। अब देखिए, इस क्वेश्चन में आपको समझना बहुत जरूरी है कि टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको लिखना है सी एक्स जो है वो दिया हुआ है 3/4 x² माइनस 7x प्लस 27, ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा जब मेरा MC और AC इक्वल है। तो MC क्या होता है, MC होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या होता है, तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर आप लोग कॉस्ट को डिफरेंशिएट करोगे, कॉस्ट फंक्शन सी एक्स, ठीक है, अगर सी एक्स को डिफरेंशिएट करते हो, सी एक्स को आप डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट आएगा, सॉरी एक्सक्यूज मी, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल आपको डिफरेंशिएट कर देना है, किसको, सी एक्स को। तो क्या आ जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/4 तो रहेगा ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x। ये मत लिखो यार, कंफ्यूज यहाँ डॉट लिखते हैं, है ना, और माइनस
7x का कितना हो जाएगा 7, और 27 का कितना हो जाएगा 0। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट आ गया 3/2 x माइनस 7, ये इक्वेशन 1। और यहाँ बोल रहा है कि एवरेज कॉस्ट, तो कॉस्ट फंक्शन जो है मेरा, कॉस्ट फंक्शन जो है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें x से, यानी कि 3/4 एक्स स्क्वायर बाई एक्स, 7x बाई एक्स प्लस 27 बाई एक्स, यहाँ से एक x कट जाएगा, यहाँ से पूरा कट जाएगा x। तो ये वैल्यू आ जाएंगे आपके 3/4 एक्स माइनस 7 प्लस 27 बाई एक्स। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या कहलाएगा, ये वैल्यू कहलाएगा आपका कि ये जो है मेरा दोनों अगर इक्वल होगा तो x का वैल्यू क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि MC इज इक्वल टू AC। तो MC कितना है, MC है आपका 3/2 एक्स माइनस 7, और AC कितना है, AC है आपका 3/4 एक्स माइनस 7 प्लस 27 बाई एक्स, ये AC है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो है -7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले नंबर को इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 एक्स माइनस 3/4 एक्स इज इक्वल टू 27 बाई एक्स। यहाँ पर ये माइनस एलसीएम लोगों ने कितना आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6 एक्स माइनस 2 6 3x, है ना, इज इक्वल टू 27। तो आपका वैल्यू जो है, आपका वैल्यू आ गया 3x/4 इज इक्वल टू 27। तो x क्या आएगा, x आ जाएगा 27 इंटू 4/3, तो 3 से कर दोगे आपका 36, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर एक x है ना, यह आ जाएगा x² 36, x² 36 है ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा +-6 +-6। तो यहाँ पर क्या करना है, इसमें आपको आंसर में +6 लेना है, क्योंकि -6 जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन है, तो उतना ही तो बनेगा ही बनेगा। तो ये x जो है वो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय P दिया हुआ है। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी लेवल आउटपुट, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10। देखिए इस क्वेश्चन में आपका P दिया हुआ है, तो P दिया हुआ है तो हम लोगों को पता है कि जो Rx होता है वो होता है P इंटू एक्स। तो P जो है यहाँ पर दिया हुआ ये वाला वैल्यू, तो इसको डायरेक्टली हम यूज कर लेते हैं। ये वैल्यू दिया हुआ है 1500 माइनस 2x माइनस एक्स, ये P दिया हुआ है, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x, ठीक है। x मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई कर देंगे तो Rx कितना आ जाएगा पापा तेरा, देख लो। तो Rx आ जाएगा तेरा 1500x माइनस 2x² माइनस एक्स क्यूब, ये आ गया Rx। अब बोल रहा है यहाँ पर कि मार्जिनल रेवेन्यू निकालो,
तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको मार्जिनल निकालना है, ठीक है, मार्जिनल अगर आपको निकालना है तो जिसको बोला मार्जिनल उसका डिफरेंशिएट कर दो। अगर बोला मार्जिनल रेवेन्यू तो रेवेन्यू डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू निकालने बोला तो आपको क्या करना है, रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देने का है सीधे से, ठीक है, यानी कि ddx ऑफ 1500x माइनस 2x² माइनस एक्स क्यूब डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1500, यहाँ पर आ जाएगा 4x, यहाँ आ जाएगा 3x²। अब बोल रहा है एट 10, तो 10 का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ आर, यहाँ पर लिख दो 10, ठीक है, तो 10 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 1500 का तो 1500 है, कुछ नहीं होगा, 4 इंटू 10 और 3 इंटू 10², तो 10² हो गया 100, 100 गुना 3 हो गया 300, और यहाँ हो गया 40, और यहाँ हो गया 1500, यानी कि 1500 में से आपको माइनस करना है कितना, 340, 340 माइनस करना है, यानी कि 1500 से 340 माइनस करना है कि यहाँ तो हो जाएगा तो 1160, 160 और 360, 500 हो गया है ना, 400, तो 1160 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से मार्जिनल निकालना हो तो आपको सीधा मार्जिनल के लिए आपको डिफरेंशिएट करना होता है, कुछ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी गिवन बाय मार्जिनल दिस एंड द रेवेन्यू फंक्शन। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन उल्टा हो गया, रेवेन्यू फंक्शन डिमांड फंक्शन निकालने बोला है, तो यहाँ पर मार्जिनल दिया हुआ है, आपको रेवेन्यू निकालना है, तो अभी क्या था, रेवेन्यू था तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट करके मार्जिनल निकाला, लेकिन मार्जिनल दिया हुआ है, वेरी गुड, मार्जिनल दिया हुआ है, एमआर दिया हुआ है 11 माइनस 3x प्लस 4x²। तो अब इस केस में हमको कैसे हम निकालेंगे रेवेन्यू, तो यहाँ अभी उल्टा हो जाएगा। अच्छा बताओ डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन, वेरी गुड, तो इंटीग्रेशन होता है, तो सिंपल करना क्या है, आपको यहाँ इंटीग्रेट कर देना है मार्जिनल को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ 11 माइनस 3x प्लस 4x², इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो 11 का हो जाएगा आपका 11x 3x² 2 प्लस 4x³ 3 प्लस के, हमने यहाँ पर c की जगह में के लिखा हुआ, ठीक है, के लिखा हुआ, तो ये मेरा हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अच्छा अगर मान लो जो नंबर ऑफ यूनिट जो हम लोग बना रहे हैं, अगर x को अगर हम लोग 0 लेते हैं तो रेवेन्यू क्या होगा, 0 होगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो मार्जिनल रेवेन्यू अगर 0 होता है, रेवेन्यू जो है 0 हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, हम लोगों ने निकाला रेवेन्यू निकाला हुआ है, तो रेवेन्यू की जगह में आप 0 पुट कर दो, और ये जो x है इसकी जगह में 0 पुट कर दो, जैसे 11 इंटू 0, 3/2 इंटू 0 एंड 4/3 इंटू 0 प्लस के। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सारे वैल्यू 0 हो रहे हैं, तो के कितना आ रहा है, व्हाट इज के, तो के का वैल्यू मेरा 0 आता है, तो के 0 आया, तो कहने का मतलब ये कि रेवेन्यू क्या आया, रेवेन्यू आ गया मेरा, रेवेन्यू आ गया 11x माइनस 3/2x² प्लस 4x³/3, ये रेवेन्यू आ गया। तो रेवेन्यू को क्या लिखते हैं हम, रेवेन्यू को लिखते हैं हम लोग
P इंटू एक्स लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो अगर रेवेन्यू मेरा P इंटू एक्स होता है, ठीक है, रेवेन्यू मेरा P इंटू एक्स होता है, तो P क्या होगा, डिमांड क्या होगा? तो P जो होता है, जो डिमांड है, वो क्या होता है, डिमांड क्या हो जाएगा, ये जो रेवेन्यू है उससे हम एक्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, आर एक्स डिवाइड बाई एक्स कर देते हैं, ठीक है। तो 11x माइनस 3/2x² प्लस 4x³ बाय 3, यहाँ पर भी x डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x डिवाइड कर दिया और यहाँ भी x डिवाइड कर दिया, क्या होगा, अब क्या होने वाला है, ये सीधा x यहाँ कट गया, इसका एक पावर कट गया, इसका भी एक पावर कट गया, तो क्या मिला तुमको, तो तुमको मिल गया p का वैल्यू 11 माइनस 3x/2 प्लस 4x²/3, ये मेरा आंसर है इसका, ये मेरा आंसर है उसका, क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन का आंसर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। A firm paid rupees 25,000 as the rent of the office and 1,500 as the interest of the loan taken X produce unit of a commodity. If the cost of production of per unit is rupees 8 and each item is sold at 75, find the profit function and also the break even point. देखिए क्वेश्चन तो घुमा के दिया हुआ है, बट कंफ्यूज नहीं होने का। हमने बताया था जो रेंट होता है वो फिक्स कॉस्ट होता है ना, इंटरेस्ट जो होता है वो भी फिक्स कॉस्ट होता है, यानी कि 25,000, ठीक है, अब प्लस 15,200, इसको आप ऐसा लिखो, आपका फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू रेंट प्लस इंटरेस्ट, है ना, 25,000 प्लस 15,200, तो इसको ऐड कर दो, 25,000 और 15,000, 40,200, है ना, तो यहाँ पर आपका आ गया 40,200, ये फिक्स कॉस्ट होगा। और साथ में बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8 रुपया करके है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो होगा वो एक यूनिट बना रहा है 8 रुपया का, बेच रहा है x यूनिट, यानी कि 8x, तो मेरा जो कॉस्ट फंक्शन होगा वो हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हो गया 8x और फिक्स कॉस्ट हो गया 40,200, ये आ गया मेरा कॉस्ट फंक्शन। बोल रहा है कि बेच रहा है वो एक आइटम को 75 रुपया, कितना आइटम था इसके पास, एक्स आइटम था, यानी कि आर एक्स कितना हो गया, आर एक्स हो गया 8x, ठीक है। तो मेरा जो है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, तो आर एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है, ये सॉरी आर एक्स जो है 75 बोला ना, 75 बोला, 75 बोला तो 75x होगा ना, आर एक्स हो जाएगा 75, सॉरी 75x, तो आर एक्स 75 और ये है आपका, तो आर एक्स हो गया आपका 75x इज इक्वल टू 8x प्लस 40200, तो आपका 75 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 15, 67x इज इक्वल टू 40200, है ना, 75 माइनस 8, ठीक है, तो 15, गलती है माइनस 15, ठीक है, सही है ना, 75 माइनस 8, ठीक है, और इसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा एक्स का वैल्यू,
तो x कितना आएगा, तो हम लोगों को निकालना है x हो जाएगा 40200 बाय 67, है ना, 40,200 डिवाइड बाय 67, तो ये आपका आ जाएगा 600। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो है x यूनिट जो है 600 बेचने से आपका वो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज कॉस्ट ऑफ फंक्शन गिवन इज दिस, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट एक्स फॉर एसी इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन लिए और फिर हम लोग आ गए आपका एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में, वहां पर भी हम लोग का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन था। तो इंक्रीजिंग कब होता है? इंक्रीजिंग होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है ग्रेटर देन जीरो होता है, वो इंक्रीजिंग कराता है। यानी कि अगर एसी इंक्रीजिंग है, इसका मतलब है कि हमको क्या चेक करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एसी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, और ये हमको चेक करना है कि कौन सा कंडीशन में एक्स के किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तो मेरा एसी होगा इंक्रीजिंग। उसी तरह से अगर हम लोग बोलेंगे कि एसी डिक्रीजिंग बोलेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ एसी लेस देन जीरो, कौन सा एक्स का वैल्यू के लिए लेस देन जीरो आएगा, तो वो मेरा डिक्रीजिंग वैल्यू है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है। ठीक है, तो सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि इंक्रीजिंग होना चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल जो एवरेज कॉस्ट दिया था उसको आप लिखिए, है ना, डायरेक्टली लिखिए। एवरेज कॉस्ट क्या दिया हुआ है? एवरेज कॉस्ट दिया हुआ है 2x माइनस 11 प्लस 50/x, और सीधा इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए क्योंकि एसी को इंक्रीजिंग बोला है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये वाला पार्ट हो जाएगा -0 माइनस 50/x²। अब पहला कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि आपका क्या चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। इंक्रीजिंग होगा तो आ जाएगा आपका 2x² माइनस 50/x² ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जो है x² क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो x² माइनस 25 ग्रेटर देन जीरो, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 5, ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। देखिए बहुत सा स्टूडेंट यहाँ लिखने के बाद क्या करता है, x का वैल्यू देता है 5, गलत, गलत है, x का वैल्यू 5 नहीं है। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका कभी भी इक्वेशन में, इन इक्वेशन में क्वेश्चन आएगा तो ये कभी भी डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा। करना क्या था इसमें, आपको आपको पहले जो है इससे x का वैल्यू निकाल लो, अगर x का वैल्यू क्या हो सकता है, तो x प्लस 5 अगर मेरा जीरो है तो x क्या हो सकता है, -5, और उसी तरह से x माइनस 5 अगर मेरा जीरो है तो x क्या हो सकता है, x हो सकता है 5। तो दो वैल्यू आपका आ रहा है, तो अभी नंबर लाइन बनाओ पहले। नंबर लाइन में जो छोटा वाला वैल्यू है, जो स्मॉल यहाँ पर है, यहाँ लिखो, स्मॉल कितना था, -5, और बड़ा वाला वैल्यू जो है यहाँ, बिग वाला नंबर यहाँ, बिगर, ठीक है, बिगर जो है यहाँ पर कितना है मेरा 5, और इसके बाद इसको आप इस तरह से 3 भाग में डिवाइड कर दो, और यहाँ पर लिखो आप प्लस माइनस प्लस। ये वाला पैटर्न जो है ये सारे इन इक्वेशंस में यूज होंगे, सारे इन इक्वेशंस में। करने के बाद आप यहाँ पर चेक करो कि जो मैंने बनाया था किसके लिए था, वो ग्रेटर देन जीरो के लिए था। ग्रेटर देन जीरो इंडिकेट क्या कर रहा है कि ये जो है पॉजिटिव वैल्यू है, जीरो से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, छोटा नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यानी कि एक्स जो है, एक्स जो है वो या तो 5 से बड़ा होगा या एक्स जो है -5 से छोटा होगा। तो चूंकि -5 ले नहीं सकते हम लोग, ठीक है, ये गलत हो जाएगा,
तो x 5 से बड़ा है, तो x जो है x विल बी ग्रेटर देन 5, तो x 5 से बड़ा होना चाहिए। इंगेजिंग फंक्शन 5 से बड़ा 6 7 8 में कुछ भी होगा, उसके लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा समझ लीजिए कि इंक्रीजिंग के लिए मेरा कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, है ना, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ये इंक्रीजिंग के लिए है। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लेस देन 0, ये डिक्रीजिंग के लिए है। तो आपको ये दो चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए, द कॉस्ट फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट गिवन बाय सी एक्स इज दिस, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट्स। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द मार्जिनल कॉस्ट, हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स मस्ट बी प्रोड्यूस। अब देखिए यहाँ पर तो बोल रहा है कि आपका मिनिमाइज बोल रहा है, तो फिर से क्या हुआ, मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पर वो बोल रहा है मार्जिनल को बोल रहा है। मार्जिनल दिया तो यहाँ कॉस्ट है, तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि कॉस्ट फंक्शन से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे मार्जिनल कॉस्ट, तो कॉस्ट फंक्शन जो है वो दिया हुआ है आपका, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है आपका एक्स क्यू बाई 3 माइनस 45 एक्स स्क्वायर माइनस 900 एक्स प्लस 36। पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकालो, मार्जिनल कॉस्ट। तो सिंपल करना क्या है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है इस वैल्यू, एक्स क्यू बाई 3 माइनस 45 एक्स स्क्वायर माइनस 900 एक्स प्लस 36, ये। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट हो जा रहा है आपका कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट जो आता है वो आता है कॉस्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो आएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 45 इंटू 2x माइनस 900। पहला काम तो वही हुआ कि हमने निकाल दिया मार्जिनल कॉस्ट। अब बोल रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। तो मिनिमम हमको मार्जिनल कॉस्ट चेक करना है, तो मैक्सिमम मिनिमम हमने क्या किया था, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने जब फर्स्ट डेरिवेटिव किया मार्जिनल कॉस्ट निकाला, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम या मैक्सिमम चेक नहीं कर रहे हम लोग, तो हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, अब उससे हम लोग निकालेंगे वैल्यूज। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज जाता है कि भाई कॉस्ट के बाद डिफरेंस कर दिया, अरे कॉस्ट यहाँ नहीं था, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट था, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए हम डिफरेंशिएट किया, मार्जिनल कॉस्ट निकल गया। अब मिनिमम चेक करना है तो हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जो मेरे पास आ गया है वो आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस 90x माइनस 100। तो मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस 90। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हमेशा हम लोग 0 करते हैं, यानी कि आपका अगर 2x इज इक्वल टू 90, तो हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है वो 45 है। ये पहला डेरिवेटिव करके इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम का रूल था। मैक्सिमम मिनिमम क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब उसको डबल डेरिवेटिव करना है, डी स्क्वायर मार्जिनल कॉस्ट बाय डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो था फर्स्ट डेरिवेटिव था, ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ये क्या शो कर रहा है, इट इज मिनिमम, ये मेरा मिनिमम वैल्यू है। कब मिनिमम होगा, जब x मेरा
45 होगा, उस केस में ये मिनिमम होगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है ना। इसके बाद आप आ जाओ, आपका टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन दिस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 फाइंड व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। देखिए अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट तो दिया नहीं ना, रेवेन्यू दिया है, तो पहले आप रेवेन्यू निकालो, फिर आप प्रॉफिट निकालो, फिर मैक्सिमम निकाल के ट्राई करो, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, यही प्रोसेस है, यही पैटर्न है। तो कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग पहले तो हम निकाल देते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, अगर ये एक्स यूनिट बनाते हैं, लेट एक्स यूनिट प्रोड्यूस, है ना, एक्स यूनिट हम लोग बनाते हैं। तो अगर एक्स यूनिट बनाते हैं तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रेवेन्यू लिखते हैं, कितना आएगा, रेवेन्यू जो है वो हो जाएगा आपका 6x। ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन जो है वो दिया हुआ है आपका s³/3 माइनस 5x² प्लस 30x माइनस, ये दिया हुआ है। तो यहां पर बोल रहा है कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन जो होता है वो होता है rx माइनस cx। तो rx कितना है, rx है 6, इसमें माइनस हो गया कॉस्ट, तो x³/3 माइनस 5x², इसको हम ना बॉक्स में रख देते हैं ताकि ये गलती ना हो ना। ये दिया हुआ है, तो तो अगर हम लोग उसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा, ये प्लस हो जाएगा 5x² माइनस 30x प्लस 15 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये आ गया मेरा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 6x है, यहाँ पर 30 है, सॉल्व कर लो इसको, अच्छा रहेगा। माइनस x³/3 प्लस 5x² माइनस 24x प्लस 15, ये है ना। तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये प्रॉफिट है px, तो प्रॉफिट को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं पहला का, ठीक है। तो ये तो माइनस है 1/3 है, और यहाँ आएगा 3x² प्लस 5 है, x का हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 24, और 15 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव होता है तो क्या होगा, ये कट गया, तो माइनस x² प्लस 10x माइनस 24 इक्वल टू 0। देखो यहाँ माइनस है ना, तो इस माइनस सॉल्व करने के लिए माइनस को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर दोगे तो क्या आएगा, x² माइनस 6x माइनस 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, x माइनस 6 माइनस 4 कॉमन लेते हैं, x माइनस 6 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस 6 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग का क्या वैल्यू आ गया, यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया, 4 और 6 आ गया, 4 और 6 आ गया, ठीक है, 4 और 6 आ गया। तो x का वैल्यू हो गया मेरा 6 या फिर 4।
लेकिन ये हम लोगों से पता चल गया कि प्रॉफिट जो है 6 या 4 होगा कंडीशन, लेकिन यहाँ पर बोला है मैक्सिमम। तो हमको क्या करना है, जो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, है ना, ये वाला फंक्शन, ये वाला, ठीक है, इसको हमको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो तब जाके हम पता चलेगा कि है, और यहाँ कंडीशन जब 4 और 6 है, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग को समझना पड़ेगा कि 4 और 6 में क्या होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। साइन को चेंज नहीं करना है, जो साइन था ना माइनस में था, तो माइनस को रहने देना, माइनस चेंज मत करना, और उसको लेके हम लोग बनाते हैं। तो समझना होगा, थोड़ा सा आइडियाज लेने होंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको मिटाई देते हैं, क्या दिक्कत है ना। चलो, तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर बाय डी एक्स ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो ये तो मेरा तो एक्स स्क्वायर था, तो ये माइनस था, एक्स स्क्वायर को क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 2x, और ये 10x का क्या हो जाएगा, प्लस 10, 24 हो जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या करना है, जो डबल डेरिवेटिव हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का वैल्यू जो है, हम लोग एक बार जो है x का वैल्यू लेते हैं 6, तो 6 लेते हैं तो क्या होगा, -2 इंटू 6 प्लस 10, तो ये हो जाएगा -12 प्लस 10, यानी कि -2, -2 लेस देन 0 है, यानी कि ये मैक्सिमम है। यानी अगर 6 लेते हैं तो मेरे को ये मैक्सिमम प्रॉफिट देता है, जो हम लोग को यहाँ बोला निकालने के लिए, ठीक है। अब अगर 4 भी तो आया था, 4 चेक करते हैं, इसी वैल्यू में अगर हम लोग 4 चेक करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स में प्रॉफिट में, अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 4 चेक करते हैं, तो क्या आएगा, -2 इंटू 4 प्लस 10, तो क्या आएगा, -8 प्लस 10, यानी 2 आया, 2 ग्रेटर देन 0 है, तो ये मेरा मिनिमम है। तो हम लोगों का क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को 2 डेरिवेटिव करना है, और ये दिखाना पड़ेगा कि वो देखो, अब मैक्सिमम मिनिमम हम लोग पढ़े थे पार्ट ए में, है ना, और पार्ट बी में भी ये क्वेश्चन है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, थैंक यू। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मैंने लगभग सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, सारे टाइप क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो। मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लो, इतना अगर आपको मालूम हो जाता है, तो आप एओडी में अच्छा क्वेश्चन बना सकते हो, और जो भी इसका है स्कोर आप कर सकते हो पूरा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और जो भी दिक्कत हो आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब अगर पसंद आ जाए मेरा वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि अगले आने वाले वीडियो में आपको और फायदा हो जाए, ठीक है।